हमने बात करी थी उससे रिलेटेड एक एक करके यहाँ पर हम लोगों ने किसके प्लैनेट्स की बात करी थी, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर सूरज की बात करी थी। उससे बात करने के बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को सारे ही सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो याद करना है वो क्या याद करना है, क्रम याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है, क्रम। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, एक एक करके हमने यहाँ पर सारी चीजों को देखा था। ठीक है, एक सारी ही चीजों को अगर हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था, ये हमारे क्या होंगे, इनर प्लेनेट होंगे, और ये जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक के यानी कि वरुण तक के हमारे कैसे होंगे, आउटर। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो हमने ये बताया था, ये इनका निर्माण जो होता है भारी पदार्थों से होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, इस कारण। ठीक है, और ये हमारे कैसे होंगे, आउटर आउटर प्लैनेट होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो डेंसिटी होती है इनकी कम होती है, और ये कैसे गैसियस रूप में होते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे क्रम बढ़ता जा रहा है आकार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब भी हमने आपको बताया था यूनिवर्स में, जब बिग बैंग थ्योरी के तहत किसी भी जो हमारा पिंड था उसमें जब क्या हो रहा था, एक विस्फोट हुआ, तो हमने आप लोगों को ये बात कई चीजों में पहले बताई थी कि जो भारी चीज होती है वो पास गिरती है और हल्की चीज क्या होती है, थोड़ी सी दूर चली जाती है। उसी तरीके का ग्रह का क्रम बन गया था। तो आप लोगों ने अगर ग्रहों के क्रम में या फिर ग्रहों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर कुछ हो, तो लास्ट क्लास में या फिर पिछली जो भी हमारी 3 क्लासेस थी वो सोलर सिस्टम से थी, उन पे हम लोग यहाँ पर आज उन पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो फिलहाल आज के टॉपिक पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। अब हमने पूरा सोलर सिस्टम पढ़ लिया। अब जो बेसिकली हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक जो है, यानी कि अगर हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी क्या है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी की बाहरी सतह का जो अध्ययन करना है वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी या फिर भूगोल कहलाता है। अब भूगोल के साथ हमें यूनिवर्स पढ़ना इसलिए जरूरी हो गया था, या फिर हमारा सोलर सिस्टम पढ़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमें उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ पर जानना जरूरी हो रहा था, किसके, पृथ्वी के लिए। इस पे ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर उत्पत्ति की बात करते हैं, तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। उससे रिलेटेड जो भी संकल्पनाएं हैं या फिर परिकल्पनाएं हैं उन पर एक एक करके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें दो तरीके की परिकल्पनाएं आती है हमारी, एक अद्वैतवाद की पर जो संकल्पना है, और फिर कौन सी आएगी, द्वैतवाद की संकल्पना यहाँ पर हमारी आएगी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी है, एक हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाएगी कांट की वायवीय राशि, और फिर हमारी लैपलास की निहारिका। इसको भी हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे चीजों को। फिर अगर हम बात करते हैं द्वैतवाद में, तो द्वैतवाद में आप देख रहे होंगे चैम्बरलिन की ग्राउंडी परिकल्पना, हमारा जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, रेसेल की द्वैकारक परिकल्पना, आर्टो स्मिथ की अंतर तारक परिकल्पना, और फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्रेड होएल की लिपनेस की अभिनव, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, अभिनव तारा परिकल्पना हो जाएगी। तो एक एक करके यहाँ पर चीजों के स्टार्ट करते हैं। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करी जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बात करी, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट थे, एक फ्रांसीसी, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एक फ्रांसीसी थे जिन्होंने हमें सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। अगर उनकी बात करते हैं तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, कास्ते बफन हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी ने परिकल्पना दी तो वो किसने दी, हमारी कास्ते बफन ने दी। ठीक है, उन्होंने जब ये परिकल्पना दी कि उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों को बताया, ये कैसे वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ये थे हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक। ठीक है, कैसे वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सबसे पहले ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करी। जब इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड बात करी, तो अभी जो फिलहाल में इनके बाद जो संकल्पनाएं आई वो हमारी दो तरीके की निकल के आई, एक अद्वैतवाद की और एक द्वैतवाद की संकल्पना यहाँ पर निकल के आई। फिर जब बफन की बात हो जाती है यहाँ पर हमारे, यानी कि कास्ते द बफन ने जब सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, हमारा सन भी देख लीजिएगा 1749 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। 1749 पे जब उन्होंने बताया तो उसके बाद दो तरीके की संकल्पनाएं निकल के आई, एक हमारी कौन सी निकल के आई, द्वैतवाद की संकल्पना, और एक हमारी कौन सी निकल के आई, अद्वैतवाद की। अगर हम यहाँ पर अद्वैतवाद की संकल्पना की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया, ठीक है, इसमें इन्होंने यानी कि कांट और हमारे बेसिकली लाप्लास की अगर बात करी जाए तो इन्होंने ये बताया कि ग्रहों की या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किससे हुई, एक ही तारे से हुई। याद रखिएगा, अगर इनकी संकल्पना की बात करी जाएगी तो ये कैसे होगी, हमारी एक ही तारे से रिलेटेड होगी। ठीक है,
है, इन्होंने क्या बताया, जितनी भी पृथ्वी से उत्पत्ति या फिर लाप्लास की निहारिका और कांट ने, कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक ही तारे से होती है। वो कैसे होती है, ये सारी हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे इनके तब देखेंगे। अगर अद्वैतवाद की बात करते तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो बेसिकली दो तारों से होती है। ठीक है, किससे होती है, दो तारों से यहाँ पर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की इन्होंने बात करी। अब इन्होंने कहा कि एक तारे से, यानी कि अगर एक तारे से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हमारी अद्वैत परिकल्पना के अंतर्गत कौन सी थ्योरी आती है। ठीक है, तो वहां ऑप्शन में आपको जैसे कांट की वायवीय राशि दे दी, साथ में अद्वैतवाद की 3 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा जो है कांट की परिकल्पना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात पूछी जाती है कि अद्वैतवाद की संकल्पना में हमारे कौन कौन सी थ्योरी आती है, तो हो सकता है कि ये दोनों दिया गया हो और एक आपको इसमें से ऑप्शन दे रखा हो, तो उसमें आपको यहाँ पर पहचानना होगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करते हैं अद्वैतवाद की और द्वैतवाद की। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कांट की बात करते हैं कि कांट की जो परिकल्पना थी उन्होंने क्या क्या बोला। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग कांट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अद्वैतवाद में हमारी कांट की वायवीय राशि आ गई और किसकी आ गई, लैपलास की। यहाँ पर दो थ्योरी जो है वो निकल के आती। अब कांट की वायवीय राशि क्या बोलता है कि जो सौर मंडल का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, निहारिका से कई गोल छल्ले जो निकले और उनसे क्या हुए, अलग हो गए। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। कांट बताते हैं कि सौर मंडल में सबसे पहले जो हमारा निर्माण होता है वो किससे होता है, निहारिका से होता है। इस चीज को याद रखिएगा, किससे होता है, निहारिका से। ठीक है, उन्होंने किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया कि आप याद रखिएगा, निहारिका से। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि निहारिका क्या है, तो अगर निहारिका का हमने बताया था ये जो नेबुला है वो क्या है, आकाश गंगा से छोटा भाग है। ठीक है, जिस तरह का ग्रुप ऑफ स्टार हमारा क्या था, आकाश गंगा था, उसी का ही छोटा रूप हमारा क्या है, निहारिका है। तो इन्होंने इसकी उत्पत्ति में बताया कि जिसकी उत्पत्ति जो होती है वो निहारिका से कई गोल छल्ले जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इन्होंने बताया कि हाँ एक छल्ला था। ठीक है, उस छल्ले में क्या हुआ कि सबसे पहले एक छल्ला निकला, उस छल्ले से इन्होंने क्या बताया कि नए अलग छोटे छोटे जो छल्ले बन गए। ठीक है, जो छोटे छोटे छल्ले बने उनसे बेसिकली हमारा किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसने बताया, ये कांट की हमारी जो वायवीय थ्योरी थी उन्होंने बताया। पर अगर इनकी बात करें कि इन्होंने क्या किया कि इनमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्होंने पालन किया। ठीक है, क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उससे रिलेटेड सारी ही चीजों पे बात करी। और किस किस पर बात करी, इनका जो थ्योरी थी वो किस वजह से गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने कोणीय संवेग का जो संरक्षण का नियम था, ठीक है, कोणीय संवेग का जो नियम था उस पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पालन नहीं किया। ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी बेसिकली हमारे किस पे, कोणीय संवेग के नियम पे पालन नहीं करती है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारा ये हो गया कि आपसे अगर पूछा जाए कि कांट की वायवीय राशि की क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ निहारिका, निहारिका से सबसे पहले अगर हम ये निहारिका मान लेते हैं, ठीक है, उससे क्या हुए, छोटे छोटे से जो हमारे कण निकले उनसे क्या बन गए, हमारे यही ठंडे होके क्या बन गए, हमारे ग्रह बन गए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्लास की, तो लाप्लास की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि सौर मंडल का जो निर्माण है बेसिकली निहारिका से एक ही छल्ले द्वारा विभाजित होकर कई छल्ले बने। अब आपको अंतर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर वो बोल रहे थे कि अगर कांट ने क्या बताया सबसे पहले कि हाँ एक छल्ला था उससे कई छल्ले बने। ठीक है, उससे कई छल्ले बने, उससे क्या हुआ, हमारे जो प्लेनेट थे वो ठंडे होकर क्या दिखे, हमें ग्रह के रूप में दिखे। पर अगर लाप्लास की बात करी जाए तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले एक छल्ला था। ठीक है, उस छल्ले से एक छल्ला निकला। ठीक है, उस छल्ले से क्या हुआ, एक छल्ला निकला या फिर एक ग्रह निकला और फिर वो कई भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कई भागों में हमारा विभाजित हो गया और वो ठंडे होके क्या हमें प्लेनेट की तरह दिखे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो अंतर दिखेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि अगर कांट की बात करें तो उन्होंने बताया कि निहारिका से ही सीधे जो हमारे छल्ले निकलते हैं वही क्या हो जाते हैं, प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अगर हम लाप्लास की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि पहले एक फादर यहाँ पे या फिर कह सकते हैं जैसे कि फादर गोल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि सबसे पहले निहारिका, निहारिका से एक छल्ला निकला और वो छल्ला
छल्लों में जब विभाजन हुआ तो हमारे क्या बने, छोटे छोटे से प्लैनेट्स यहाँ पर निकल के आए। तो आपको यहाँ पर दो अंतर समझ में आ गए होंगे। तो अगर अब बात करें अद्वैतवाद की, कि अद्वैतवाद की जो संकल्पना थी, इन्होंने सबसे पहले हमारा क्या बताया कि इनका जो है किससे होता है, हमारे पृथ्वी और ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से यहाँ पर अद्वैतवाद में होती है। ठीक है, अब अगर हम कांट की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि सौर मंडल का जो निर्माण है निहारिका से ही, कई गोले जब अलग होकर बनते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, हमारे प्लैनेट बन जाते हैं। पर अगर लाप्लास की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि निहारिका से ही सबसे पहले एक छल्ला निकलता है और वो छल्ले कई छल्लों में डिवाइड होकर हमारा क्या, प्लैनेट का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो अब आपको अगर अद्वैतवाद की संकल्पना की बात करी जाए तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि इसका जो होता है पृथ्वी से उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, बेसिकली निहारिका पे ही इन्होंने फोकस किया था या फिर एक तारे पर ही फोकस किया था। तो अगर अद्वैतवाद की बात करी जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही तारे से रिलेटेड हो जाएंगे। चलिए, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ही, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अद्वैतवाद पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर अद्वैतवाद पे आते हैं यानी कि यहाँ पर हम अद्वैतवाद की बात करते हैं तो इनकी संकल्पना के अनुसार क्या बताते हैं कि इनका निर्माण किससे हुआ है, दो तारों से हुआ है। किससे हुआ है, याद रखिएगा, दो तारों से हुआ है। तो क्यों दो तारों से क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो थे गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी पालन कर रहे थे साथ ही साथ। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारे द्वैतवाद के थे उन्होंने बताया कि एक ही तारे से इसकी उत्पत्ति होती है, तो एक तारे में इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या फिर नेबुला को बेसिकली उत्पत्ति का कारण माना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कि अद्वैतवाद की जो संकल्पना थी हमने आपको बताया था, इसमें कौन कौन से थे, हमारे चैम्बरलिन आते हैं सबसे पहले, फिर जेम्स जीन्स आते हैं, फिर आर्टो स्मिथ आते हैं, फिर कौन आते हैं, रसेल की जो हमारी द्वैतारक परिकल्पना आती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी देखेंगे, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो चैम्बरलिन या फिर चैम्बरलिन व मोंटेनेल की परिकल्पना की बात करते हैं। तो इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण जो होता है वो निहारिका से नहीं बल्कि किससे होता है, इन्होंने क्या बताया, एक ठोस पिंड से होता है। जैसे हमने आपको यूनिवर्स पे बताया था कि जो यूनिवर्स होता है, ठीक है, उस पे हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक सूर्य था। आप समझिएगा कि इन्होंने क्या बताया कि निहारिका से नहीं, एक सूर्य था। ठीक है, सूर्य और एक क्या था, एक तारा था। ठीक है, दोनों से ही इसके निर्माण का इन्होंने क्या बताया कि सूर्य और तारे यानी कि ये दोनों ही ठोस पिंडों से बेसिकली आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है, यहाँ पर हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। तो आपको जो द्वैतवाद है और अद्वैतवाद, इसमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर आप लोगों को याद रखना है कि अगर द्वैतवाद की बात होगी तो ये आप बताएंगे कि दो तारों से यहाँ पर हमारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है। अगर हमारा अद्वैतवाद आता है तो आप उसमें बताएंगे कि यहाँ पर जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, हमारी एक तारे से होती है। और ये क्या करेंगे, ये सारी ही परिकल्पना चाहे चैम्बरलिन की हो, जेम्स जीन्स की हो, ऑटो स्मिथ की हो या फिर रसेल की हो, ये सारे ही क्या करते हैं, हमारे गुरुत्वाकर्षण और कोणीय संवेग नियम का भी पालन करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि सूर्य और उसके तारों में सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण जब जैसे ही होगा उससे क्या होगा, हमारा एक तारा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक तारा यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो उसी को ही इन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से हमारे प्लेनेट का निर्माण हुआ। सबसे पहले सूर्य आया और सूर्य के बाद तारा आया, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण, या फिर दोनों लोगों में क्या हुआ, एक विस्फोट होता है, उसके थ्रू हमारा क्या बनता है, यहाँ पर प्लैनेट्स का निर्माण होता है। फिर अगर हम जेम्स जीन्स की परिकल्पना की बात कर ले तो इनके अनुसार सौर मंडल का निर्माण क्या होता है, सूर्य और वह एक तारे के सहयोग से होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया कि हाँ, जैसे चैम्बरलिन बता रहे थे उसी तरीके से इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो जेम्स जीन की परिकल्पना थी, उन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार सूर्य और एक तारे से होता है। अब क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए ये एक स्टार है, ठीक है, ये स्टार है और ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक, इसमें क्या होगा कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा निकलेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, अब यही सन क्या होगा कि निकल के कहीं जब यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगेगा, ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये परिकल्पना जो है अभी तक की सबसे प्रूव या फिर सबसे अधिक अच्छी तरीके से जो मानी गई है या फिर सही जो मानी गई। जैसे कि बिग बैंग हमने आपको बताया कि जो बिग बैंग है वो हमारी किस में मानी जाती है, यूनिवर्स से रिलेटेड मानी जाती है सबसे सही थ्योरी। उसी तरीके से अगर प्लैनेट्स की बात करी जाएगी तो जेम्स जीन
लीन की जो परिकल्पना थी वो सबसे अधिक सही मानी जाती। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर ये सन था, सन से एक बर्ड लाइक या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला और जो एक तारा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ, आकर्षण हुआ, उसके द्वारा जो छोटे छोटे कण निकले वो क्या बन गए, प्लैनेट्स हमारे यहाँ पर बन के निकल गए। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर अगर चेम्सलिन की बात करी जाए तो इन्होंने भी ग्रहों का निर्माण निहारिका से नहीं बल्कि किससे, ठोस पिंड से बताया कि उस ठोस पिंड में, जैसे यूनिवर्स पे हमने आप लोगों से बात करी थी कि हाँ यूनिवर्स में भी आपके सारे ही जो उसमें एक विस्फोट हुआ था, उससे सारे प्लैनेट्स या फिर सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर चैम्बरलिन भी बताते हैं कि ग्रहों का जो निर्माण होता है वो निहारिका से नहीं, किससे होता है, एक ठोस पिंड से यहाँ पर होता है। फिर अगर हम जेम्स जीन्स की बात करें तो उन्होंने क्या बता दिया कि सूर्य और तारों के संयोजन से हुआ है। तो सूर्य और ये हमारा सन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया। ठीक है, स्टार, इन दोनों के ही मध्य में जब आकर्षण बल हुआ उनसे क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स का यहाँ पर निर्माण हो गया और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर सन से निकलता हुआ हमको दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल की परिकल्पना की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके बाद देखें जेम्स जीन और चैम्बरलिन के बाद, तो ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी गई है। इनके अनुसार क्या, इन्होंने क्या बोला कि ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, गैस और धूल के कणों से। तो धूल और गैस के कणों से कैसे, कि जब सूर्य था, जब वो आकाश गंगा के पास से निकल रहा था, जैसे हमने आपको बताया कि आकाश गंगा क्या होती है, हमारी ग्रुप ऑफ स्टार जो होता है वो क्या होता है, आकाश गंगा होता है। तो जब हमने देखा कि सूर्य था, जो सूर्य था वो क्या हो रहा था, जब आकाश गंगा के पास से निकल रहा था तो धूल और धूप के जो धूल के कण थे और कुछ गैसेस थे, उनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ और उससे क्या बना, हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने बताया कि जब आकाश गंगा के पास से जब सूर्य निकल रहा था, ठीक है, तो सूर्य के उसके पास के गुजरने के कारण जो निहारिक या फिर आकाश गंगा में हमारे गैस और धूल के कण थे, उससे इसकी उत्पत्ति हम लोगों ने बताई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आपके क्वेश्चन जो आएंगे अभी उस पर भी बात कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगर बात करते हैं रसेल की, ठीक है, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, तो यह सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा अद्वैतवाद था, ठीक है, वो सबसे पहले क्या, कोणीय संवेग के नियम का पालन नहीं कर रहा था। अगर उसमें बात करते हैं तो कोणीय संवेग का नियम हमारा क्या बताता है, गति जो होती है, ठीक है, जो हमारी प्लैनेट्स की गति होती है उनका सही मूवमेंट यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो रहा था। इस वजह से ये जो हमारी जो रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है वो है क्या होती है, गलत यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से सभी एक बार स्लाइड्स का क्या करते हैं, रिवीजन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज बात करी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी, यहाँ पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे हमारे कार्ल सेदा बफन, उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करी। ठीक है, फिर करंट में हमारी दो तरीके की थ्योरी जो अभी चल रही है वो कौन सी थी, एक अद्वैतवाद की संकल्पना और हमारी कौन सी थी, द्वैतवाद की संकल्पना थी। अगर अद्वैतवाद की संकल्पना की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी प्लैनेट्स की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, सिर्फ एक तारे से हुई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, किससे हुई है, यहाँ पर याद रखिएगा ये इनकी उत्पत्ति सिर्फ एक तारे से हुई है। और अगर वही हम किसकी बात कर ले, द्वैतवादी संकल्पना की, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दो तारों से हुई है। जिसको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ होगा ये टॉपिक, पर आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके बस यहाँ से यही बनेगा कि एक तारे की परिकल्पना में हमारा कौन सा आता है, और अगर दो तारों की परिकल्पना की बात करी जाए तो कौन कौन से आते हैं। तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि कांट और हमारी क्या होगी, लाप्लास की जो निहारिका है, बेसिकली ये किसके अंतर्गत आएगी, हमारी अद्वैतवाद की। अगर द्वैतवाद की बात करी जाएगी तो चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स और रसेल और ऑटो स्मिथ और हमारी फ्रेड होयल की, लिटनेस की यहाँ पर हमारी क्या आएगी, थ्योरी यहाँ पर निकल के आएगी। अगर हम कांट और लाप्लास की बात करते हैं, अगर इनकी थ्योरी के अंदर की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या बताते हैं, अगर कांट की, तो ये बताते हैं कि हमारा जो एक कांट की जो व्याख्या थी, उन्होंने कहा कि एक नेबुला था। ठीक है, नेबुला या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निहारिका बोलते हैं। ठीक है, जो नेबुला
नेबुला होता है उससे क्या होते हैं, हमारे कई छल्ले निकल कर आते हैं, ठीक है, कई छल्ले निकल कर आते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्या बन जाते हैं, ये हमारे प्लैनेट्स बन जाएंगे। पर अगर लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने इन्हीं की थ्योरी पे थोड़ा सा सुधार किया, ठीक है, इन्हीं की थ्योरी पे इन्होंने क्या बोला कि नेबुला से हमारे प्लैनेट बन रहे हैं, ठीक है, और लाप्लास ने क्या बोला, लाप्लास ने ये बोला कि सबसे पहले जो हमारा नेबुला होता है उससे एक छल्ला निकलता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। अगर लाप्लास की बात कर लेते हैं तो उन्होंने बोला कि ये हमारा नेबुला है, नेबुला से पहले क्या होगा, एक बड़ा सा छल्ला निकलेगा और वो बड़े से छल्ले कई छोटे छोटे छल्लों में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हमारे क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे, ठीक है, क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इस चीज पे भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगर हम बात करते तो कांट में क्या बताया कि सौर मंडल का निर्माण निहारिका से ही कई गोल छल्ले अलग होकर बनते हैं, ठीक है, और लाप्लास की जो निहारिका थी उन्होंने बताया कि सौर मंडल का निर्माण निहारिका से एक ही छल्ला, ठीक है, एक ही छल्ला बनता है और वो छल्ला कई छल्लों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जो कि हमारा क्या बन जाता है, प्लैनेट बन जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अद्वैतवाद के बाद हमारा कौन सा आता है, द्वैतवाद की परिकल्पना। तो इसमें हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि इनका जो निर्माण होता है वो बेसिकली किससे, दो तारों के आकर्षण बल के कारण ये जो थ्योरियां थी ये सारी थ्योरियां बनी, चाहे उसमें चैम्बरलिन की बात कर ले, ठीक है, चैम्बरलिन की, या फिर जेम्स जीन्स की बात कर ले, या फिर ऑटो स्मिथ की बात कर ले, या फिर रसेल की बात कर ले। तो अगर चैम्बरलिन की बात करें तो इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण किससे होता है, एक ग्रहों का जो निर्माण है, ठीक है, किससे हुआ, ठोस पिंड से यहाँ पर हम लोगों का हुआ। जैसे कि हमने यूनिवर्स में बताया था कि हमारा एक भारी पिंड था, वो कई पिंडों में जाकर क्या हुआ, विभक्त हो गया, उससे हमारा क्या बन गया, यूनिवर्स, या फिर हमारी सबसे पहले क्या बनी थी, आकाश गंगाएं बन गई, उसके अंतर्गत हमारा क्या बन गया, सौर मंडल बन गया। तो ये यूनिवर्स का क्रम था। उसी तरीके से ये क्या बताते हैं कि प्लैनेट्स में चैम्बरलिन इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण एक ठोस पिंड से हुआ है, या ना कि हमारा किससे, निहारिका या फिर नेबुला से हुआ है। तो नेबुला यहाँ से इन्होंने सीधी तरीके से नेबुला को जो है वो क्या कर दिया, गलत ठहरा दिया, ठीक है। फिर जेम्स जीन ने क्या बताया कि इनके अनुसार सौर मंडल का निर्माण किससे हुआ, सूर्य के साथ एक तारे से हुआ। इसका भी हमने आपको फिगर बना के बताया था कि मान लीजिए कि ये एक कोई तारा है, ठीक है, अब ये तारा जो है वो हमारा क्या हुआ कि सबसे पहले जो आकर्षण इनके दो तारों के मध्य होगा, अब आपको भी पता है कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, और हमारा यहाँ तो ये स्टार, उसमें एक बर्ड लाइक का स्ट्रक्चर निकलता है, किस कारण से निकलता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर हमारा जो है ये निकलता है। उसके बाद यहाँ पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो छोटे छोटे ग्रहों में डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर प्लैनेट बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा प्लैनेट बनकर आ जाएगा। तो अगर हम जेम्स जीन्स की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया, सूर्य और उससे निकले एक बर्ड के द्वारा यहाँ पर, या फिर आकर्षण बल के द्वारा जो कुछ एनर्जी थी या फिर कुछ हिस्सा जो था सूर्य का, वो कट के अलग होके हमारे किसका, प्लैनेट्स का निर्माण करता है, ठीक है। फिर अगर हम ऑटो स्मिथ की बात करते हैं तो क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है आपसे सबसे पहले कि गैस व धूल के कणों से किसने अपनी जो है क्या माना, कि हमारी जो संकल्पना थी वो किसने मानी, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑटो स्मिथ की। ऑप्शन में आपको कई तरीके के दिए होंगे कि चैम्बरलिन दिया होगा, जेम्स जीन दिया होगा, ऑटो स्मिथ, या फिर रसेल, या फिर कांट, या फिर लाप्लास भी दे सकते हैं। तो आप बताएंगे अगर धूल या धूल के कणों और गैस के कणों से की बात करी जाएगी तो वो किसकी होगी, ऑटो स्मिथ की यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं ऑटो स्मिथ में, उन्होंने एक ऐसा क्या बताया, उन्होंने कहा कि सूर्य जो था जब वो आकाश गंगा के करीब से निकल रहा था, ठीक है, और आपको आकाश गंगा के बारे में हमने बता ही दिया था, ठीक है, तो उसमें आकाश गंगा में उपस्थित गैस व धूल के कणों के मध्य उससे क्या हुआ, आकर्षण बल के कारण यहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो ये किसमें, ऑटो स्मिथ में हो गया, ठीक है। अब रसेल की अगर बात करते हैं, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, तो ये कहते हैं कि ये सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों की वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या यहाँ पर करता है, यानी कि ये हमारे प्लैनेट्स की गति पे यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्वैतारक यानी कि दो तारे में हमारी चैम्बरलिन आ रही है, जेम्स जीन आ रही है, ऑटो स्मिथ आ रही है और रसेल यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है। हमने सारी ही यहाँ पर संकल्पनाओं के बारे में सबसे पहले यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग कल अगर बात करेंगे तो कल हम लोग अक्षांश, देशांतर, ऐसे जो छोटे जो टॉपिक हमारे पृथ्वी से रिलेटेड है, अब आज से हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमने यूनिवर्स पे सारी बात करी और यूनिवर्स से रिलेटेड सारी ही चीजों पे हमने समझ लिया। अब आज के टॉपिक से सबसे पहले हमारा अर्थ स्टार्ट हो गया, और अर्थ स्टार्ट होने के साथ
साथ हमने देख लिया कि जो हमारे अर्थ की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। ठीक है, चलिए तो फिर कल हम आपको शाम को ही यहाँ पर 6 बजे ग्रेट प्लस एकेडमी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।